जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह कक्षाएं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 बायोलॉजी के लिए स्टार्ट की गई हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है, यदि आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। फीस इसका जो है मात्र 199 रुपये है। इसमें आपका शुरू से लेकर के एंड तक, जब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आपकी हेल्प की जाती रहेगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके मैसेज करेंगे। और एक बात, जिन्हें बैच ज्वाइन करना हो सिर्फ वही मैसेज करेंगे, ठीक है। कई बार लोग हाल चाल पूछने के लिए भी मैसेज कर देते हैं, तो हाल चाल पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ही हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है कैल्शियम की कमी से, विषाणु से, जीवाणु से या फिर कवक से। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न बैक्टीरिया टॉपिक से रिलेटेड हैं। आपको क्या करना है, प्रश्नों को भली भांति सुनना है, उसके पश्चात लाइव चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स विथ क्वेश्चंस लिखेंगे। जैसे अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे पहले और कॉमा लगाएंगे ए ऑप्शन, अगर आपको ए सही लगता है, या जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो क्वेश्चन नंबर के साथ आप वहां पर मेंशन कर देंगे। बाद में मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर को आप मैच करेंगे। यदि आपका प्रश्न सही हो जाता है, उत्तर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप यहां पर गलती करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप गलती करेंगे नहीं तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। वही वाली कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से गलतियां होती हैं तो उससे मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, उससे अपितु सीख लेने की जरूरत है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी से, विषाणु से, जीवाणु से या फिर कवक से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। सिट्रस कैंकर नामक रोग किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। अब ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप सभी लोग जब भी क्लास देखना प्रारंभ करें तो अपने साथ में एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, क्योंकि इस पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा तो सिर्फ इस प्रश्न का आंसर जो होगा वही आपको मिलेगा। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा यहां पर बात बता रहा हूं वो आप फिर वीडियो देख करके ही लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है तो वो जीवाणु से होता है। अब ये किस जीवाणु से होता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु से होता है, तो उस जीवाणु का जो नाम है, तो सिट्रस कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। ये प्रश्न आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब ये सिट्रस कैंकर रोग जो है वो किसमें होता है, तो आप सभी लोग यहाँ स्क्रीन पर एक फिगर देख पा रहे होंगे। ये क्या है, ये एक नींबू का फल है, ठीक है, नींबू है। अब इसमें देखिए जीवाणु ने अटैक किया है तो ये किस तरह से ये हो चुका है, ठीक है। सिट्रस कैंकर डिजीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। कुछ इसी प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं जब ज़ैंथोमोनास सिट्राई इस पर अटैक करता है, किस पर, नींबू की फसलों पर अटैक करता है। चलिए, आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। 4 रोग आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा रोग है जिसको कि वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है आप सभी का पोलियो, बी ऑप्शन आप सभी का निमोनिया, सी ऑप्शन आप सभी का डिप्थीरिया और ऑप्शन नंबर डी है अमीबॉयसिस। तो देखिएगा, इन प्रश्नों में जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अमीबॉयसिस है। अमीबॉयसिस क्या है, एक संक्रामक रोग है। ये किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है और इस रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। जबकि यदि हम बात करें पोलियो की, निमोनिया की तथा डिप्थीरिया की, तो इन सभी रोगों को टीकाकरण के द्वारा
रोका जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। 4 विकल्प है। पहला है फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है वाक्समैन, सी ऑप्शन आप सभी का फुंक और ऑप्शन नंबर डी है जेनर। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक शब्द वाक्समैन ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। तथा फ्लेमिंग की यदि हम बात कर लें तो फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई थी। और किस कवक से प्राप्त किए थे, तो इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था सबसे पहला एंटीबायोटिक। किसने, फ्लेमिंग ने। जबकि शब्द किसने दिया था एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, वाक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने किसका निर्माण किया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। तो यहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन हो गया एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, तो वाक्समैन ने दिया। प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने की थी। उसका नाम क्या था, तो पेनिसिलिन नाम था। किस कवक के द्वारा की थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा की थी। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। जबकि एक प्रश्न और मिला कि वाक्समैन ने क्या बनाया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। चलिए, सभी प्रश्न आशा करते हैं कि आपने नोट कर लिए होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न देखिएगा। पूछा गया है दूध से दही किसके द्वारा बनता है। एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा, बेसिलस मेगाथेरियम के द्वारा, जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न को देखिएगा तो इसमें से एसिटोबैक्टर एसिटी ये क्या है, सिरका बनाने में उपयोग में आता है। बेसिलस मेगाथेरियम यह भी दूध से दही बनाने के उपयोग में नहीं आता। जैंथोमोनास सिट्री क्या है, ये एक काजल पैथोजन है। किसका, जैंथोमोनास सिट्री किसका काजल पैथोजन है, तो सिंट्रस कैंकर डिजीज का है। ठीक है, उसके बाद से आप सभी का ऑप्शन नंबर डी बचता है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही किसके द्वारा बनता है, तो दूध से दही बनने की यदि बात करें तो दूध से दही उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। और यहां पर ना तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस दिख रहा है और ना ही लैक्टोबैसिलस श्रेणी के कोई जीवाणु यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के जो जीवाणु होते हैं वो दूध में उपस्थित शर्करा को किसमें बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, दूध से दही प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो दूध से दही बनने वाली प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। यानी कि हम दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इस प्रश्न के हिसाब से कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं दिया है जो कि लैक्टोबैसिलस श्रेणी का हो, या फिर यहां पर ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर पूछा गया है। क्या निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक है, अकेंद्रकीय है या असीम केंद्रकीय है। यानी कि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप बैक्टीरिया ले सकते हैं। 4 विकल्प स्क्रीन पर दिया गया है। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल व लाल शैवाल, सी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा व कवकें, डी ऑप्शन है विषाणु व भूरी शैवालें। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जीवाणु क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि माइकोप्लाज्मा क्या है, यह भी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, जबकि नील हरित शैवाल, लाल शैवाल ये क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। माइकोप्लाज्मा तो प्रोकैरियोटिक है लेकिन कवक प्रोकैरियोटिक नहीं है। यहाँ पर भूरी शैवालें प्रोकैरियोटिक नहीं है। विषाणु क्या है, ये एसेलुलर है, अकोशिकीय, यानी कि ये किसी प्रकार का कोशिका ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हुआ। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। आप लोग एक बैक्टीरिया का एक इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक दिखाने का प्रयास किया है। जबकि माइकोप्लाज्मा आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको दिख रही है, सोल्यूबल आरएनए यहाँ पर आपको दिख रहा है, डीएनए देखिए दिख रहा है इस प्रकार से, राइबोसोम देख पा रहे हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है।
चलिए भाई साहब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। ए ऑप्शन है कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल की उपस्थिति। बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अधिक प्रतिशत मात्रा में होना। सी ऑप्शन लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो चलिए बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो जीवाणुओं को उनके अभिरंजन या अंग्रेजी में कहते हैं स्टेनिंग की तकनीक के आधार पर हम लोग दो समूहों में बांट देते हैं। पहला समूह कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा समूह क्या कहलाता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग की इस तकनीक को किसने खोजा था? तो नोट कर लीजिएगा, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में किसने खोजा था? तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1884 ईस्वी में विकसित किया था। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की यदि बात करें, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया की यदि बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है लगभग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और ये किसकी बनी होती है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। इसका शुष्क भार, सूखा हुआ हिस्सा कोशिका के संपूर्ण भार का लगभग 20 से 40% होता है। नोट कर लीजिएगा 20 से 40% इसका होता है। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो कोशिका भित्ति में किसके? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल भी पाया जाता है और इसमें लिपिड की मात्रा कम, यानी कि कह सकते हैं 1 से 4% के बीच में होती है। ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। ये क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करने पर बैंगनी रंग ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कैसा कलर ले लेता है? पर्पल कलर ले लेता है, बैंगनी कलर ले लेता है। तो यहां पर कई सारी बातें खुल करके आई कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की अधिक प्रतिशत मात्रा होती है जो कि 20 से लेकर के 40% होती है, आपने अगर ध्यान से सुना हो। उसके बाद में लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो 4 से 5 प्रश्न हुए। अतः यहां पर प्रश्न संख्या 6 जो है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण ये सभी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। अब जो लोग यहां पर थ्योरी पढ़े होंगे वही समझ पाएंगे, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े होंगे वो तो कहेंगे कि क्या समझा रहा है, बेकार में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो थ्योरी पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए। थ्योरी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बैच आपके लिए निर्धारित किया गया है। इसकी फीस मात्र 199 रुपए है, जो कि आपकी टोटल फीस है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने शुरू में ही बता दिया है कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आप लोग मैसेज करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? अब यहां से हम आपको 2 से 3 प्रश्न बताएंगे। निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। ये बिना किसी विशिष्ट आकृति के होता है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और आकार फिक्स नहीं होने के कारण, देखिए इसका आकार फिक्स नहीं है, तो आकार फिक्स नहीं होने के कारण इसको क्या कह देते हैं? जीव जगत का जोकर भी कहते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं पर आपको जंतु जगत का जोकर देखने को मिल जाता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। ये बहुरूपी प्लियोमार्फिक जीव है। माइकोप्लाज्मा कैसा जीव है? प्लियोमार्फिक जीव है, जो गोलाव, तंतुल, ताराकार अथवा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। इनका रूप प्रायः संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न पर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है? जीवाणु उपयोगी होते हैं। तो जीवाणु उपयोगी होते हैं एंटीबायोटिक के निर्माण में, बिल्कुल सही बात है। सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, बिल्कुल सही बात है। दूध से दही बनाने में इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस श्रेणी के जीवाणु भाग लेते हैं दूध से दही बनाने में। अतः ऑप्शन
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए भाई प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण से होती है? ए विकल्प है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण, बी ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफोसा के कारण, सी ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है? ये एक मृतोपजीवी जीवाणु है जो कि काजल पैथोजन किसका है? भोजन की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग का। आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, जीवाणुओं में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं किस पर? प्लाज्मिड पर, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है? ये जीवाणुओं का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। बी ऑप्शन है एपिसोम पर, सी ऑप्शन है मिजोसोम पर, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियाइड पर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिजोसोम पर जीवाणुओं में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। किस पर? मिजोसोम पर जीवाणुओं में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। अगर और सिंपल में बात करें तो जीवाणुओं में श्वसन क्रिया जो होती है वो मीसोसोम पर होती है, जबकि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया जो होती है वो मीसोसोम पर होती है, क्योंकि मीजोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। किससे? श्वसन क्रिया से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। और पूछा क्या गया है? रेस्पिरेटरी यानी श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब मीजोसोम कैसे बनता है? तो मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। आई होप प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें।